नमस्कार दोस्तों, मैं नंदिनी किस्से कहानी की दुनिया में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी पोस्ट पसंद आ रही होगी। मेरे चैनल के नीचे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन है, प्लीज उसे दबाएं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके साथ जोड़ने का प्रयास करें। दोस्तों, आज मैं प्रेमचंद जी की लिखी हुई एक कहानी लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। बेशक हो सकता है आप सबने वो कहानी पढ़ी हो। मुझे ये कहानी बेहद पसंद है, इसलिए मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। कहानी का शीर्षक है बड़े घर की बेटी। कहते हैं औरत घर बना भी सकती है, औरत घर बिगाड़ भी सकती है। कई बार छोटी छोटी चीजें बड़े बड़े विवादों का रूप धारण कर लेती हैं, पर छोटी सी सूझबूझ से कैसे उन तमाम चीजों को समेट करके जिंदगी को वापस सुखमय बनाया जा सकता है। ये कहानी कुछ इसी चीज का वर्णन करती है। आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी बड़े घर की बेटी। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके पितामह किसी समय बड़े धनधान्य संपन्न, गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिनकी मरम्मत भी अब मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। कहते हैं इस दरवाजे पर हाथी झूमता था, पर अब एक बूढ़ी भैंस थी और उसके शरीर में अस्थि पंजर के सिवा कुछ शेष न था। पर शायद दूध बहुत देती थी, क्योंकि एक न एक आदमी हांडी लिए उसकी खोपड़ी पर जरूर सवार रहता था। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1000 रुपए वार्षिक से अधिक न थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था। बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग से उन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त करके अब एक दफ्तर में नौकर लग चुके थे। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला नौजवान था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का 2 सेर ताजा दूध उठकर वह सवेरे पी जाता। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। इन नेत्र प्रिय गुणों को उन्होंने BA इन्हीं 2 अक्षरों पर निछावर कर दिया था। इन 2 अक्षरों ने इनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। आयुर्वेद औषधियों पर उनका बहुत विश्वास था। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वह बड़ी उनकी तिरस्कार और निंदा किया करते थे। गांव में उनका बड़ा सम्मान था। दशहरे के दिनों में बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने से जो अरुचि होती है, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। स्वयं उनकी पत्नी को ही इस विषय में उनसे विरोध था। इसलिए नहीं कि उसे सास, ससुर, देवर या जेठ से घृणा थी, बल्कि उसका विचार था यदि कुछ सहने और तरह देने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके, तो आए दिन की कलह जीवन को नष्ट करे, उससे उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पका ली जाए। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकात थे। नाम था भूप सिंह। बड़े उदारचित्त और प्रतिभाशाली पुरुष, पर उनके यहाँ दुर्भाग्य से एक भी लड़का न हुआ। 7 लड़कियां हुई और दैव योग से सब जीवित रही। पहली उमंग में उन्होंने 3 लड़कियों का ब्याह तो दिल खोलकर किया, पर 15-20 हजार रुपयों का कर्जा सर पर हो गया तो आंख खुली, हाथ समेट लिया। आनंदी सबसे अधिक रूपवती गुणवती कन्याओं में 4थे नंबर पर थी। उसे बहुत प्यार भी करते थे, पर धर्म संकट में थे, विवाह कहाँ करें। उनके पास श्रीकंठ किसी चंदे का रुपया मांगने आए, उनकी नजरों में चढ़ गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ विवाह हो गया। आनंदी अपने नए घर में आई तो देखा यहाँ का तो रंग ढंग ही अलग है। जिस टीम टाम की उसे बचपन से आदत पड़ी हुई थी, वो तो यहाँ नाम मात्र को भी न थी। हाथी घोड़ों का तो क्या कहना, यहाँ तो कोई सची हुई पहली तक न थी। रेशमी स्लीपर साथ में लाई थी, पर टहलने को यहाँ बाग कहाँ। पर आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने आप को इस माहौल के ऐसे अनुकूल बना लिया, मानो विलास के सामान तो उसने कभी देखे ही न थे। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी 2 चिड़िया लाए और भावत से बोले, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर इनकी राह देख रही थी। चिड़िया बनाने चली तो देखा हांडी में पाव भर से अधिक घी न है। बड़े घर की बेटी किफायत क्या जाने, सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी न था। बोला, दाल में क्यों नहीं छोड़ा। आनंदी ने कहा, घी सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों घी आया है, इतनी जल्दी उठ के। आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल जाती है, लाल बिहारी जरा सी बात पर तिनक जाता है।
लाल बिहारी को भावच की यह झिटाई बहुत ही बुरी मालूम हुई। तिनक कर बोली, मैके में तो चाहे घी की नदी बहती हो, स्त्री गाली सह सकती है, मार भी सह लेती है, पर मैके की निंदा बिल्कुल सहन नहीं होती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी 9 लाख का, वहाँ इतना खर्चा नित्य नाय कहाय खा जाते हैं। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पटक दी और चीख कर बोला, जी चाहता है जीभ खींच लूं। आनंदी को भी क्रोध हो गया, बोली, वह होते तो आज इसका मजा चकाते। अब अजर अपड़ उजड़ ठाकुर से न रहा गया। उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी। जब जी चाहता उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। खड़ा उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी, जिसके गुमान पर फूली हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी, सिर बच गया, पर उंगली में बड़ी चोट आई। क्रोध के मारे में हवा में हिलती आनंदी कपने में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल, साहस, मान पति तक है। अपने पति के बल पर ही पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का खून पीकर रह गई। श्रीकंठ शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पतिवार को यह घटना हो गई। 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में रही, न कुछ खाया न कुछ पिया, उनकी राह देखती रही। शनिवार को वह संध्या समय आए, बाहर बैठकर इधर उधर की बातें की, दुनिया जहान के लोगों से मिले। आनंदी ने ये समय बड़े ही कष्ट से काटा। एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा, मुंह संभाल कर बातें किया करें, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बेनी माधव ने बेटे की ओर से साक्षी दी, हाँ बहू बेटियों का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगता। लाल बिहारी, वह बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई कुर्मी का हार नहीं। श्रीकंठ ने पूछा, आखिर बात क्या हुई? कुछ नहीं, आप ही उलझ पड़ी। मैके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं। श्रीकंठ आकर खा पीकर आनंदी के पास पहुंचे। आनंदी भरी बैठी थी, स्वर तीखे थे। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है? श्रीकंठ बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा है? आनंदी की तेवरियों पर बल पड़ गए। झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला दहक उठी। जिसने तुमने यह आग लगाई उसे पाऊं तो झुलस दूं। श्रीकंठ, इतनी गर्म क्यों होती हो? बात तो कहो। क्या कहूँ? ये मेरे भाग्य का फल है, नहीं तो यह गंवार छोकरा जिसको चपरासगिरी करने का शौक नहीं, मुझे खड़ाऊ से मारकर यूं ना करता। श्रीकंठ, सब साफ साफ बताओ तो कुछ पता भी चले। आनंदी, तुम्हारे लाडले भाई ने परसों मुझसे मांस पकाने को कहा। हांडी में कुल पाव भर घी था, मैंने मांस में डाल दिया। दाल में घी न पड़ पाया, बस इसी बात पे मेरे मैके को भला बुरा कहने लगा। मैंने कहा, वहाँ इतना घी नायकाहार कहा जाते हैं। उस अन्यायी ने मुझ पर जो खड़ाऊ फेंक कर मारी, यदि हाथों से न रोक लेती तो सर फट जाता। उसी से पूछो जो कुछ कहा सच है या झूठ। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई। यहाँ तक हो गया इस छोकरे का यह साहस। आनंदी स्त्रियों के स्वभावानुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांत पुरुष थे। उन्हें कभी ही क्रोध आता था, पर स्त्रियों के आंसू पुरुष की क्रोधाग्नि भड़काने में आग में घी का काम देते हैं। रात भर करवटें बदलते रहे। सुबह सुबह अपने पिता के पास जाकर बोले, बाबा इस घर में अब मेरा निबाहना होगा। श्रीकंठ ने इस तरह की बातें कहने के लिए कितनी ही बार अपने मित्रों को आड़े हाथों लिया था। आज दुर्भाग्य से उन्हें ये बातें खुद अपने मुंह से कहनी पड़ रही थी। बेनी माधव घबरा उठे और बोले, क्या हुआ? इसलिए कि मुझे अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। आपके घर में अन्याय और हट का प्रकोप बढ़ चला है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे इन पर उनके सिर चढ़ते हैं। मैं दूसरे का नौकर हूँ, वहाँ घर नहीं रह पाता तो मेरी स्त्रियों को जूते और खड़ाऊ पड़ेंगे। कड़ी बात की चिंता नहीं, एक की दो कह ले, लेकिन मेरे ऊपर लात घुसे पड़े और मैं कुछ न कहूँ। बेनी माधव कुछ जवाब न दे सके। उनके यह तेवर देख बूढ़ा ठाकुर अवाक हो गया। बोला, बेटा तू बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो? उनको स्त्रियों को सिर चढ़ाना इतनी अच्छी बात नहीं। मैं जानता हूँ आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं मेरे समझाने बुझाने से इस गांव में कई घर संभल गए, पर इस प्रकार का पशुवत व्यवहार मुझे असहनीय है। अब मेरी माधव भी गर्व आए। लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, भूल चूक हो कान पकड़ो। लेकिन लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता। स्त्री के पीछे नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेकता के पीछे। दोनों चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित कार्य किया। कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्रीकंठ पत्नी के पीछे भाई से लड़ने को तैयार, पिता से लड़ने को तैयार, तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। वे उस घर की लड़ाई सुनने के लिए कुलबुलाने लगी।
गांव में कुछ ऐसे कटुल्य मनुष्य थे जो स्कूल की नीति पूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे। वो आज अपनी शुभकामना पूरी होती देख हुक्का पीने के बहाने, लगन की रसीद दिखाने के बहाने या किसी न किसी बहाने आ करके उनके आंगन में बैठने लगे। लेकिन बेनी माधव पुराने आदमी थे, वो इन सब चीजों को ताड़ गए और उन्होंने कहा, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जो चीज चाहे करो। अब लड़के से अपराध हो गया। इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को न समझ सका। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वह उसकी समझ न आया। उसने कहा, लाल बिहारी के साथ अब मैं इस घर में न रह सकता। बेनी माधव, बुद्धिमान वो मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते बेटा, वह बेसमझ है, उससे जो भूल हो तुम बड़े होकर क्षमा करो। श्रीकंठ, उसकी उस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता। या तो इस घर में वो रहेगा या मैं। यदि आपको वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए, मैं संभाल लूंगा। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो मुझसे कहिए, जहाँ चाहे चला जाए, मेरा निश्चय अंतिम है। लाल बिहारी सिंह दरवाजे पे खड़ा होकर भाई की बातें सुन रहा था। वह उनका बहुत आदर करता था। उसे कभी इतना साहस न हुआ था कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले। बाप का भी वह इतना मानना करता था। श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह न था। अपने होश में उन्होंने आज तक उसे कभी एक घुड़की तक न दी थी। इलाहाबाद से आते उसके लिए कुछ न कुछ अवश्य लेकर के आते। आज भाई के मुंह से ऐसी बात सुन उसके दिल पे बड़ी ठेस लगी। वह फूट फूट कर रोने लगा। वह अपने किए पर पछता रहा था। भाई के आने से पहले उसकी छाती धड़कती थी। देखिए भाई क्या कहते हैं, मैं क्या मुख लेकर उनके सामने जाऊंगा। यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर दो चार कड़े शब्द कह देते तो उसे कोई तकलीफ न होती, पर भाई का ये कहना कि अब वो उसकी सूरत न देखेंगे, उसका दिल मानो टूटा ही जाता था। वह रोता हुआ घर आया, कोठरी में जाकर कपड़े पहने, भाभी के पास गया और बोला, भाभी, भैया ने निश्चय किया है मेरे साथ इस घर में न रहेंगे। वह अब मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए जाता हूँ। अब उन्हें मुंह न दिखाऊंगा। मुझसे जो अपराध हुआ क्षमा करना। ये कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया। जिस समय लाल बिहारी सिंह आंख झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, श्रीकंठ सिंह भी आंखें लाल किए बाहर से आए। भाई को देखा, घृणा से आंखें फेर ली, मानो उसकी परछाई से दूर भागते हों। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी, पर अब मन में पछता रही थी। वह स्वभाव से दयावती थी। उसे इसका तनिक भी ध्यान न रहा था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह अपने पति पर झुंझला रही थी। वह इलाहाबाद चलने को कहेंगे तो मैं क्या करूंगी। इसी बीच जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े देखा, यह कहते हुए कि मैं जाता हूँ, मुझसे जो अपराध हुआ क्षमा करना, उसका हृदय से रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया। मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त कुछ नहीं। श्रीकंठ को देख आनंदी ने कहा, लाला बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं। श्रीकंठ, तो मैं क्या करूं? भीतर बुला लो, मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहाँ से यह झगड़ा उठाया। श्रीकंठ, मैं न बुलाऊंगा। आनंदी, पछताओगे, उन्हें बहुत ग्लानि हो गया, ऐसे न हो, कहीं चल दें। श्रीकंठ न उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी, भैया से मेरा प्रणाम कह दो, वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं भी अपना मुंह उन्हें न दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना कहकर लौट चले, शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़े। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उनका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे फिरकर देखा और आंखों में आंसू भरकर बोले, मुझे जाने दो। आनंदी, कहाँ जाते हो? लाल बिहारी ने कहा, जहाँ कोई मेरा मुंह न देखे। आनंदी, मैं न जाने दूंगी। लाल बिहारी, मैं तुम लोगों के साथ रहने के योग्य नहीं हूँ। आनंदी, तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे न बढ़ाना। लाल बिहारी, जब तक मुझे यह न मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया, मैं इस घर में कदापि न रहूंगा। आनंदी, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ, तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं। अब श्रीकंठ का हृदय भी पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया, अब यह मत कहना कि तुम्हारा मुंह न देखूंगा। इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर में कहा, लल्लू, इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो ऐसा अवसर न आएगा। बेनी माधव बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देख आनंद से पुलकित हो गए। बोले, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ा काम बना देती हैं। गांव में जिसने यह वृत्तांत सुना, उसी ने इन शब्दों में आनंदी की इस उदारता को सराहा कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। सही बात है मित्रों, बड़े घर की बेटी घर तोड़ती नहीं, घर बनाती है।
नमस्कार, फिर मिलेंगे।